नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के पार्ट 3 के सेशन को कवर करने वाले हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पाचन तंत्र और विटामिन को आज कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके वर्गीकरण तथा कोशिका और मानव कंकाल को कवर कर चुके हैं। और इन दोनों सेशंस को यदि आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी सेशंस जो है आने वाले 70वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले, क्योंकि यह 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मूलतः एक रिवीजन सेशन होने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से यह सेशन लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। हमारे मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। और यदि पाचन तंत्र की हम लोग परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखिएगा कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया एवं उसमें जो भी पोषक तत्व विद्यमान है, यानी विद्यमान पोषक तत्वों को शरीर के अवशोषण के योग्य बनाने की जो क्रिया होगी उसे हम लोग पाचन क्रिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया वैसी क्रिया है जो कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तब्दील करके उसमें निहित पोषक तत्वों को शरीर के अवशोषण के योग्य बनाती है। उस क्रिया को हम लोग पाचन क्रिया कहेंगे। और यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो हमारी जो पाचन क्रिया है अंतिम रूप से हमारी छोटी आंत में समाप्त होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण जो है छोटी आंत में हो जाता है। अब इस डायग्राम को यदि हम लोग समझें तो इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से और कहां से प्रारंभ होती है। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इस इमेज को थोड़ा छोटा कर दिया है और अपना टूल बॉक्स को मैं अपने साइड में कर लेता हूं, तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होती है और यहाँ पर मनुष्य जो हमारा जीव है, जीव हमारे मुंह में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग खाना ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर में लार उत्पन्न होती है और लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक है आपका टाइलिन या इसे हम लोग लारीय एंजाइम कहते हैं, सॉरी, एक लार होता है और लार में आपका टाइलिन एंजाइम होता है जिसे हम लोग लारीय एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर भोजन को सबसे पहले हम लोग चबाते हैं दांतों की सहायता से और फिर इसे ग्रास नली की सहायता से भोजन हमारे आमाशय में आता है, ये ध्यान रखिएगा। मुख से आमाशय तक भोजन ग्रास नली के माध्यम से पहुंचता है और आमाशय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन जो है यहीं पर प्रारंभ हो जाता है आमाशय में, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो आमाशय के पश्चात हमारी छोटी आंतें होती है और छोटी आंत की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ पर वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन होता है। इसके अतिरिक्त बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण हमारी छोटी आंत में प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत के पश्चात जो भोजन होगा वो बड़ी आंत में आएगा और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अंततः जो बचे हुए भोजन का अवशेष होता है वह गुदा या एनस के माध्यम से, मल के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के दौरान यहाँ ध्यान रखिएगा जब भोजन इसमें से होकर के गुजरता है तो शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के तत्व यहाँ पर आकर के मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम लोग देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस ओर शरीर के अन्य तत्व है जिनमें से विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स निकल करके हमारे पाचन तंत्र में पहुंचते हैं और भोजन के पाचन में सहायता उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले बात करें पित्ताशय की तो यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है और साथ ही साथ यह पित्त भंडारण का मुख्य केंद्र होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है यकृत, जो कि पित्त का उत्पादन करता है और जो पित्ताशय में जो पित्त होता है वह आपका उत्पन्न यकृत में ही होता है। इसके अतिरिक्त यकृत ग्लाइकोजेनेसिस में मुख्य भूमिका निभाता है।
यूरिया का संश्लेषण भी यकृत करता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथि है, इसका नाम है अग्नाशय, और इससे अग्नाशयी रस निकलता है। और अंतिम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक अपेंडिक्स होता है। ये आपका अपेंडिक्स नीचे में पेट के नीचे में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कृमि पुच्छ से हिंदी में कहा जाता है। अब बात करें यहाँ पर हम लोग मानव के विभिन्न अंगों में पाचन की क्रिया, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा सबसे पहले कि मुख से होते हुए गुदा तक, यानी एनस तक, मुख से गुदा तक हमारा क्या होगा, भोजन का पाचन चलता रहता है। और जो हमारा आहार नाल होता है, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। आहार नाल के प्रमुख भागों की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे मुख ग्रासन गुहिका या बुकोफेरिंगियल कैविटी कहा जाता है। बुकोफेरिंगियल कैविटी कहा जाता है, इंग्लिश नाम इसका ध्यान रखिएगा, या हिंदी में भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ग्रास नली है, ओएसोफेगस, अमाशय है, स्टोमक, और आंत है, इंटेस्टाइन। ये 4 आहार नाल के मुख्य भाग हैं। इसे क्रम से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस हमारा जो मुख है, इस मुख में ही सबसे पहले पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, और दांत जो है मूल रूप से जटिल भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करती है और उसे सरल या छोटे टुकड़ों में इसे विभाजित कर देती है। जीभ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जीभ से हमें किसी भी चीज के स्वाद का पता चलता है, और मूल रूप से हम लोग 3 प्रकार के स्वादों को पहचान सकते हैं। अगले भाग से, जीभ का जो हमारा अगला भाग होगा, इस अगले भाग से हमारा मीठे चीज को हम लोग पहचानते हैं। पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से हम लोग कड़वा जानते हैं। दोनों किनारों से, दोनों पार्श्व किनारों से हम लोग खट्टे भाग के स्वाद को पहचानते हैं, और बीच वाला जो होता है यहाँ पर ये निष्क्रिय होता है, ये कोई काम में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, बीच वाले भाग से हम किसी प्रकार के स्वाद की पहचान नहीं कर सकते हैं। अब लार की बात करेंगे तो यहाँ पर लार ध्यान रखिएगा हमारे मुख में उत्पन्न होता है, और यह हल्का अम्लीय होता है। अगर प्रश्न पूछे लार कैसा होता है तो लार हल्का अम्लीय होता है। यह भोजन को गीला करने और उसका लुगदी बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लार की बात करेंगे तो इसमें 99.5% जल होता है, और एक दिन में मनुष्य के मुख से 0.75 से लेकर के 1.5 लीटर तक लार का श्रावण होता है, लार निकलती है। अब बात करेंगे लार ग्रंथियों की, तो 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां होती है मनुष्यों में। एक है आपका अधोजिह्वा, जिसे सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, दूसरा है कर्णमूल, जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, और तीसरा है अधोहनु, जिसे सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। इनसे जो है लार का स्रावन होता है। अब एंजाइम के स्राव की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लार में 2 प्रकार के मुख्य एंजाइम होते हैं, एक आपका टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन के कार्य की बात करें तो यह स्टार्च का पाचन करता है और उसे शर्करा में परिवर्तित करता है। टाइलिन स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, वहीं लाइसोजाइम भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। टाइलिन और लाइसोजाइम को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि ग्रास नली के माध्यम से भोजन जो है हमारे मुख से भोजन अमाशय में पहुंचता है। मुख से भोजन अमाशय में पहुंच जाएगा, किसके माध्यम से, तो ग्रास नली के माध्यम से। और ग्रास नली में पहली बार जो हम लोग देखते हैं कि जो जटिल पाचन क्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है। और इस पाचन क्रिया के दौरान जो सबसे पहले है, जठर ग्रंथियों से जठर रस आकर के हमारे भोजन में या अमाशय में गिरता है, और इसका रंग होता है हल्का पीला रंग। अब अगर बात करें तो जठर रस जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अम्लीय माध्यम या हम लोग कहें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें होता है। साथ ही साथ इसमें आपका पेप्सिन एंजाइम होगा जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और सबसे अंतिम में श्लेष्मा या म्यूकस होता है जो अमाशय के आंतरिक स्तर की इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। ये ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम और तीसरा म्यूकस या श्लेष्मा। और यही श्लेष्मा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे अमाशय के आंतरिक स्तर की इस अम्ल से रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस के अतिरिक्त अमाशय में रेनिन एंजाइम प्राप्त होता है। और रेनिन एंजाइम का मूल कार्य है
कि केसिनोजेन या दूध को केसीन में परिवर्तित करता है। केसिनोजेन या दूध को केसीन में परिवर्तित करने का जो काम है वह हमारा रेनिन एंजाइम करता है। या अमाशय में हमारा सारा कुछ क्रिया यहाँ पर हो रहा है। अमाशय के बाद हम लोग बात करें तो अमाशय में ही हम लोग देखते हैं कि पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम से जो जीवाणु बच गए वो HCl मारने का काम करता है। इसके पश्चात पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है आपका HCl। और यहाँ पर जठर रस की बात करेंगे तो जठर रस की जो प्रकृति है यह हाई एसिडिक होती है, उच्च अम्लीय होती है और pH वैल्यू 1.0 से 3.0 के मध्य होता है। अब अमाशय के पश्चात यदि हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आंत के दो प्रकार होते हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। आंतों को देखने से पहले हम लोग गॉल ब्लैडर और इसकी क्रिया विधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक मनुष्य में गॉल ब्लैडर पाया जाता है या पित्ताशय पाया जाता है जिसमें पित्त का भंडारण होता है। इस पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है और यकृत जो है बिलुर्बिन से इस पित्त का निर्माण करता है। और यही बिलुर्बिन जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो पीलिया या जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं या हमारा शरीर पीलापन लिए हुए हो जाता है तो ये जॉन्डिस की निशानी होती है, पीलिया की निशानी होती है। शरीर में बिलुर्बिन की अधिकता के कारण यह रोग होता है। और यदि बात करें तो प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्रावन यकृत करती है जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त का मुख्य कार्य यदि हम लोग बात करें तो यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायता करता है। यहाँ pH वैल्यू ध्यान में रखना है हमें कि जो हमारा पित्त है उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.7 होता है, इसलिए पित्त रस जो होगा वो क्षारीय होता है। रंग इसका हल्का पीला हरा कलर का होगा, रंग जो है पित्त का वो हल्का पीला हरा कलर का होता है। अब अवशोषण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के पश्चात जो भी लाभदायक तत्व होंगे वो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पोषक तत्वों को छोटी आंत की विलाई द्वारा ग्रहण करने की क्रिया, ध्यान रखिएगा छोटी आंत में विलाई नामक एक कंपोनेंट तत्व है जो कि भोजन को या बचे हुए पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। और पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। कौन करेगा तो विलाई के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो यहाँ ध्यान रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का दो भाग होता है। पहला है छोटी आंत का 3 भाग होता है। ध्यान रखिएगा छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला है ग्रहणी ड्यूडेनम, मध्यांत्र जेजुनम और शेषांत्र इलियम। ये ध्यान रखिएगा ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। और यह एक अत्यधिक कुंडलित नलिका है जो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। और भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत से निकलने वाले प्रमुख एंजाइमों की बात करेंगे तो इससे इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टेज, लाइपेज और सुक्रेज ये 5 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ये ध्यान रखेगा ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। और इरेप्सिन की बात करेंगे तो इरेप्सिन जो है पेप्टोन्स का पाचन करती है और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। माल्टोज का पाचन करेगी और यह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। लैक्टोज जो है आपका लैक्टोज का पाचन करती है और लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वहीं लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं का पाचन करके इमल्सिफाइड वसाओं को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है। और सुक्रोज का पाचन करके ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विखंडित कर देती है। अब छोटी आंत के ग्रहणी में पाचन किस प्रकार से होगा ये हम लोग समझते हैं। तो छोटी आंत के इलियम में पाचन आंत्र रस के माध्यम से होगा और इसमें हमारा इरेप्सिन और लाइपेज होता है। इरेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है और लाइपेज के माध्यम से वसा का पाचन किया जाता है। वहीं पित्तरस की बात करेंगे तो पित्तरस का मूल कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। और पित्तरस की प्रकृति हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं, क्षारीय होती है, pH इसका 7.7 होता है।
वहीं यहीं पर अग्नाशय से अग्नाशय रस या पैंक्रियाटिक जूस जो है यहाँ पर आकर के मिलता है और इसके रस में जो शामिल एंजाइम होते हैं उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय रस में शामिल एंजाइम की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अब बात हम लोग करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय रस जो है यह एक क्षारीय रस है, हम लोग पूर्व में देख चुके हैं और इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय रस का स्रावन अग्नाशय या पैंक्रियास से होता है और इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इससे निकलने वाले जो प्रमुख एंजाइम है यह है ट्रिप्सिनोजेन। अग्नाशयी रस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। अग्नाशयी रस में लाइपेज भी होता है, अग्नाशयी लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है और अग्नाशयी एमाइलेज जो है ये स्टार्च का पाचन कर देगा। स्टार्च का पाचन आपका अग्नाशयी एमाइलेज करता है। इसके अतिरिक्त अग्नाशय की बात करेंगे तो इस पर लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है इस पर मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी और यह अग्नाशय का एक भाग है। इसके ऊपर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा सेल की बात करेंगे तो इनसे इंसुलिन का स्रावन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का स्रावन होता है और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन 3 हार्मोन का स्रावन होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन के कारण ही क्या होता है? हमारा डायबिटीज की बीमारी होती है। ये ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के कारण ही डायबिटीज की बीमारी होती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शुगर की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर में डायबिटीज का कारण होता है। इसके पश्चात लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, बड़ी आंत की, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये क्रम याद रखिएगा, सीकम, कोलन और मलाशय। सबसे पहला है सीकम, दूसरा कोलन और सबसे अंत में मलाशय वाला पार्ट आ जाएगा और इसी से मल द्वार के माध्यम से जो अवशेष बचे हुए भोजन होते हैं शरीर के बाहर परित्याग कर दिए जाते हैं। बड़ी आंत के कार्यों की अगर हम लोग बात करें तो यह जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो है यह बड़ी आंत में किया जाता है। अब यहाँ पर परीक्षा दृष्टि के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि 1 लाइनर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, लार पाचन में लार के द्वारा किसके पाचन में सहयोग किया जाता है? तो स्टार्च के पाचन में। ध्यान रखिएगा, स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊपर हम लोगों ने अग्नाशय में देखा था अग्नाशयी एमाइलेज, लार के अतिरिक्त अग्नाशयी एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात यदि बात करें तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में हो जाता है और केवल जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। यहाँ पर दे ही दिया है आप लोगों का कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है आपका एंजाइम। और ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जो है आपका मोनोसैकेराइड से और स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड से। वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है? तो मनुष्य के अमाशय में स्रावित होता है, जो कि हानिकारक जीवाणुओं पर या हानिकारक तत्वों के ऊपर में काम करता है, उन्हें शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोक देता है, वहीं पर उसे मार देता है। आगे बात करेंगे तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। यूरिया की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यकृत में यूरिया की उत्पत्ति होती है। एंजाइम लाइपेज का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका अग्नाशय। मानव शरीर में पुच्छ जैसी संरचना होती है जिसे बृहदांत्र कहते हैं। बृहदांत्र कहा जाता है किसे? तो मानव शरीर में पुच्छ जैसी एक संरचना होती है, इसे बृहदांत्र कहते हैं, बृहदांत्र इसे कहा जाता है। इसके पश्चात यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बन जाएगा। यकृत और मांसपेशियों में जमा ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत और हमारी मांसपेशियों में जो भी जमा ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। पित्त का निर्माण हम लोग देख ही चुके हैं, यकृत में होता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 2 लीटर आंत्र रस स्रावित कर देता है। आंत्र रस की बात करेंगे तो 2 लीटर आंत्र रस का श्रावण होता है। अब बात करेंगे यकृत की, तो काफी कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं यकृत के विषय में, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, और अग्नाशय जो है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं भार की बात करें तो एक एडल्ट मनुष्य में इसका भार जो होगा 1.5 kg के आसपास होता है। प्रमुख क्रियाएं क्या क्या कर सकती हैं, तो पित्त का उत्पादन करता है, ब्लड में एमिनो एसिड्स का रेगुलेशन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, लगभग अन्य 500 प्रकार की क्रियाएं यकृत करता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोजेनोलिस ग्लाइकोजेनोलिसिस नामक एक क्रिया करता है। हिपैरिन याद रखिएगा, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन करता है यकृत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर का ताप बनाए रखने में भी यकृत मुख्य भूमिका या सहायक भूमिका निभाता है। मुख्य नहीं कहें, यह सहायक होता है। मानव शरीर के ताप को बनाए रखने में यह सहायक होता है। तो हिपैरिन, फाइब्रिनोजन शरीर का ताप बनाए रखने में, पित्त का उत्पादन करने में, रक्त में एमिनो एसिड्स का विनियमन करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है यकृत की। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है हिंदी में कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका, और यह एक अवशेषी अंग का उदाहरण है और बृहदांत्र के सीकम से ये जुड़ा होता है। बृहदांत्र के सीकम से ये जुड़ा होता है अपेंडिक्स, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि के दृष्टिकोण से यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, हम लोग पहले देख चुके हैं। पित्ताशय में जो पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, ध्यान रखिएगा। पित्ताशय में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, और पित्ताशय से बनी पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले कि पित्ताशय की बनी पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, और यह जो पथरी होती है यह वसा के पाचन को प्रभावित करती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। इंसुलिन के खोजकर्ता थे बैटिंग। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज, और एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीधा पूछ दिया कि एंजाइम क्या है तो आपका ऑप्शन में अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। और दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन जो है दूध को पचाता है, और लार में जल की मात्रा लगभग 99.5% होती है। मुख्य रूप से लार में जल ही होता है। इसके पश्चात आए पोषण और विटामिन में। तो यहाँ परिभाषा को यदि हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा कि शरीर की वैसे तत्व, इसको ध्यान रखिए कि वैसे तत्व जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना, और सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे तत्व जो शरीर की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं उसे हम लोग पोषक तत्व या विटामिन कह सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रमुख पोषक तत्वों के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड को रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स को रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले पोषक तत्वों का हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो संरचना की दृष्टि से बात करें तो ध्यान रखिएगा इसे 2 रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला कार्बनिक श्रेणी और दूसरा अकार्बनिक श्रेणी। कार्बनिक श्रेणी में हमेशा कार्बन का एक अणु होगा, कार्बन हमेशा यहाँ पर उपस्थित होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। और अकार्बनिक श्रेणी में कार्बन उपस्थित नहीं होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और जल को शामिल किया जाता है। वहीं मात्रा की दृष्टि से बात करें तो ये दीर्घ पोषक और लघु पोषक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में विभाजित किए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रखा जाता है, वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जल, खनिज लवण, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स को रखा जाता है। वहीं हम लोग कार्य की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो इसे विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग ऊर्जा उत्पादक के रूप में रख सकते हैं, प्रोटीन को शरीर के निर्माण का काम में विभाजित कर सकते हैं। वहीं विटामिन की बात करेंगे तो यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। वहीं बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है।
खनिज लवण की बात करेंगे तो यह उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका नियंत्रण करता है और नियमन करता है, और जल भी उपापचयी क्रियाओं में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये पोषक तत्वों का मोटा मोटी वर्गीकरण था। अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स यहाँ सबसे पहले दिए हुए हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो बताया गया है कि प्रति इकाई ऊर्जा की जो मात्रा होती है सर्वाधिक किसमें होती है? वसा में। और वसा में प्रत्येक ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रत्येक 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन और वसा की प्रचुरता हमें मूंगफली में प्राप्त होती है। वहीं 1 गिलास पानी से अगर पीते हैं तो उससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा होती है 0 कैलोरी की। ये सबसे पहली बार हम लोग क्वेश्चन देखे थे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 16 या 17 का ये प्रश्न था, सबसे पहली बार ये पूछा गया था। उस समय हम लोग काफी डिस्कशन क्लासरूम में ही स्टार्ट कर दिए थे। तो 1 गिलास पानी पीने से प्राप्त ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो 0 कैलोरी होती है। वहीं 100 ग्राम केला में ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो 116 किलो कैलोरी होगी। ये सब रट्टा मारने का चीज है, ठीक है। 100 ग्राम केला में ये सब सीधा रट्टा मार लीजिएगा। 100 ग्राम है तो 116 ग्राम, केवल 16 ग्राम एक्स्ट्रा किलो कैलोरी इसमें प्राप्त होगा। 100 ग्राम तो केला था ही। इसके अतिरिक्त घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी और डी में से कौन सहायक है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सबसे सहायक होता है। सेब किसका सबसे बड़ा स्रोत है? तो सेब पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन है? तो डी, के और बी12। ये ध्यान रखिएगा, डी, विटामिन के और विटामिन बी12 ये सभी तीनों जो हैं आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होने वाले विटामिन है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सब्जियां कुछ दी गई हैं, जैसे मिर्च, कुम्हाड़ा, मटर और मूली। कुम्हाड़ा खाइएगा अगर कभी, हरा कलर का छोटा छोटा होता है, आंवला टाइप का होगा, लेकिन वो आंवला से थोड़ा सख्त होता है। तो ये आपका हल्का खट्टापन लिए हुए होता है। तो जो कुम्हड़ा खाएंगे तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है तो खट्टा होने के कारण कुम्हड़ा में मार करके चला आऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिर्च में विटामिन सी इन चारों में से सर्वाधिक होता है। विटामिन सी मिर्च में, मिर्च, कुम्हड़ा, मटर और मूली इन चारों में से मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी होता है। कुम्हड़े का जो स्वाद होता है हल्का खट्टापन और हल्का कसैला टाइप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन जो खट्टे फलों या सिट्रस फलों में पाया जाता है तथा चर्म को या चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह आपका है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाने वाला एक प्रमुख विटामिन है। और यहाँ पर वही विटामिन सी का स्रोत दिए हुए हैं, तो कच्चे और खट्टे ताजे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होगी? तो 3500 से 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। और मानव शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन है? फास्फोरस। इसे बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। यानी अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाए रखने वाला जो तत्व है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस सेब में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? तो कैसिमिर पंक। कैसिमिर पंक पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने ही विटामिन की खोज की थी और इसे अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है, जैसे इसे वृद्धि तत्व कहा जाता है, सहायक आहार कारक भी इसे कहा जाता है। और विटामिन की कमी होने से हमारे शरीर में अपूर्णता रोग होता है। अपूर्णता रोग मूलतः विटामिन की कमी से होता है। और विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन हॉपकिंस और पंक के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन हॉपकिंस और पंक के द्वारा किया गया था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि डी, के और विटामिन बी12 का संश्लेषण कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। इससे पूर्व हम लोग ये प्रश्न ऊपर देख चुके हैं कि आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले विटामिन कौन से हैं? तो डी, के और बी12 हमारे आंत के कोलन में इनका संश्लेषण होता है। अब बात करेंगे विटामिन एवं पोषण की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा विटामिन के प्रकार। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को विभाजित किया जाता है।
तो जल में घुलनशील दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी सभी के सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के विटामिन किसमें घुलनशील होंगे? तो वसा में घुलनशील होते हैं। अब बात करें प्रमुख विटामिन और उनके स्रोत की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए को थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसे, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से यहाँ पे अब दिखाई दे। वहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, अब मैं कर सकता हूं। चलिए, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रेटिनॉल के अतिरिक्त इसे बीटा कैरोटीन, इसे बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन भी इसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है। किसे? तो विटामिन ए को। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रतौंधी, रात में नहीं दिखाई देना, जीरोपथैल्मिया, जीरोथैल्मिया जो होगा ये आपका विटामिन ए की कमी से होगा। और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गाजर खाते हैं, हरी सब्जियां खाएंगे, दूध खाएंगे, यकृत या लीवर जिसे हम लोग कहते हैं, मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। अब बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी बहुत सारे विटामिनों का समूह है जिसे हम लोग विटामिन B1, B2, B3, B4 आदि में विभाजित करते हैं B12 तक। विटामिन B1 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इससे इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। बी से विटामिन B1 और बी से बेरी-बेरी, और वृद्धि का रुकना, याद रखिएगा, व से वृद्धि का रुकना। स्रोत क्या है? तो सारे अनाज हो गए, फलियां हो गई, सोयाबीन हो गया और दूध। अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध विटामिन B1 का मुख्य स्रोत है। कमी से बेरी-बेरी रोग, और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, और इसका मुख्य स्रोत है पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां विटामिन B2 का स्रोत है। वहीं हम लोग बात करेंगे विटामिन B3 की, तो विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसे हम लोग पेलाग्रा या चर्मदाह रोग, इसकी कमी से पेलाग्रा या चर्मदाह रोग भी होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वह है ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध और फलियां, ये सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं। किसके? तो विटामिन B3 के। अब बात करें हम लोग विटामिन B5 जिसे हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, तो पैंटोथेनिक एसिड की कमी से मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि चर्म रोग और बाल सफेद हो जाते हैं। पैंटोथेनिक एसिड की कमी से, जो कि विटामिन B5 है, इसकी कमी से चर्म रोग और सफेद बाल होते हैं। स्रोत क्या है? तो अंडा, दूध, मांस और मूंगफली। अंडा, दूध, मांस और मूंगफली विटामिन B5 के मुख्य स्रोत हैं। यहां ध्यान रखिएगा एक तथ्य कि ये सारे के सारे जो प्रश्न है विटामिन वगैरह जो पढ़ते हैं आप लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके रासायनिक नाम के साथ में विटामिनों के नाम, विटामिन A, B, C, D, B1, B2, B3, ये सबके रासायनिक नाम के साथ में इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कूट वाले प्रश्नों में ये घुसेड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा बीपीएससी में। विटामिन B6 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। और इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, यहाँ ध्यान रखिएगा क्रिकेट में छक्का मारने के पश्चात हमें थोड़ा सा कमजोरी का अनुभव होता है, क्योंकि सारा जो ताकत होता है हम लोग छक्का मारने में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्षीणता रोग, रक्त में क्षीणता होता है विटामिन C6 की कमी से। इसके अतिरिक्त चर्म रोग हो गया, और पेशीय ऐंठन इससे विटामिन B6 से होगा। दूध, ईस्ट और अनाज और मांस, दूध, ईस्ट, अनाज और मांस विटामिन B6 के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विटामिन B7 की बात करेंगे तो इसका एक अन्य नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से चर्म रोग और बाल झड़ते हैं। विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग और बाल झड़ते हैं। जिनके भी बाल झड़ रहे होंगे आप लोगों में से, उनके
शरीर में विटामिन B7 की कमी होगी। इसीलिए आप लोग मांस, गेहूं, अंडा और सब्जी और फल खाया कीजिए। विटामिन B7 के पश्चात विटामिन B9 की बात करते हैं और इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन B9 की कमी से रक्त क्षीणता होती है और कुंठित वृद्धि होती है, यानी वृद्धि जो होती है काफी धीमी होती है, वृद्धि एक तरह से रुक जाती है, संपूर्ण रूप से वृद्धि शरीर नहीं कर पाता है। इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे आदि विटामिन B9 के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B12 की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे साइनोकोवाला एमीन भी कहा जाता है और यह एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। साइनोकोवाला एमीन इसका नाम है और इस विटामिन की कमी होने से, विटामिन B12 या साइनोकोवाला एमीन की कमी से घातक रक्त क्षीणता रोग होती है तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत्र के जीवाणु। आंत्र के जीवाणु में विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आंत्र के जीवाणु जो है विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। अब बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी की तो दो विटामिन थे, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है। इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कॉर्बी से स्कर्वी रोग होता है और इसका मुख्य स्रोत कहाँ है? तो जितना भी खट्टारा चीज होगा, जितना भी खट्टापन लिए हुए चीज होगा, सभी में आपका विटामिन सी पाया जाएगा। जैसे आंवला हो गया या नींबू वंश के जो भी फल हैं उसमें ये पाया जाएगा, टमाटर में होगा और सब्जियों में पाया जाता है विटामिन सी। अब बात करें विटामिन डी की तो इसे हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं और इसकी कमी से सूखा रोग या जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं और ऑस्टियोमेलेसिया, ये बुजुर्गों में होने वाला एक रोग है। सूखा रोग जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं। कैल्शियम यहाँ ध्यान रखें, कैल्शियम से निकाल करके एक कैल्सीफेरोल बनाया गया है और इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह बैठिए, सूर्य के प्रकाश में, तो विटामिन डी का संश्लेषण आपका त्वचा कर लेगा। विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने से, टोकोफेरोल की कमी होने से लोग आपको टोकने लगेंगे क्योंकि आपकी जो जनन क्षमता होगी उसमें कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपके जो जननांग होंगे और जो पेशियां होंगी वह कमजोर हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ई के मुख्य स्रोत की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन ई मुख्य रूप से तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाई जाती है। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में आपका विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं और फिलोक्विनोन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन के की कमी होने से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और इसका स्रोत कहाँ है? तो आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन। आंत की बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन जो है ये मूल रूप से आपका विटामिन के का मुख्य स्रोत है। अब हम लोग चलते हैं अपने पूर्व के स्टाइल में। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो चीज दिया गया है, एक दिया गया है दूध और दूसरा दिया गया है उसका संगठन। तो ध्यान रखिएगा, दूध को एक पूर्ण आहार कहा जाता है, यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अब इसे पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। इसमें काफी कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है और इसका सफेद रंग क्यों होता है दूध का? तो कैसीन होता है जो कि एक प्रकार का फॉस्फो प्रोटीन है। इस कैसीन फॉस्फोप्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। गाय के दूध का हल्का रंग जो होगा हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इसका कारण क्या है? तो गाय के दूध में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है और बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। वहीं दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन है। दूध के खट्टेपन का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है और यह लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, दूध के खट्टेपन का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो
जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और दूध में मिठास का कारण क्या है? दूध में बिना चीनी मिलाए अगर आप लोग पीते हैं, देखिए मीठापन लिए हुए वह रहता है। और इसमें लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। दूध के संगठन की बात करेंगे तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल होता है, जिसकी मात्रा 87% होती है। दूध में लगभग 87% होती है। और रेस्ट 13% की बात करेंगे तो अगले 13% में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करें हम लोग इसके नीचे कुछ है तो कुछ नहीं है। पेज नंबर 31। अब चलें पेज नंबर 32 पर। तो 32 में सबसे पहले दिया गया है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एमिनो एसिड किसे कहेंगे? तो प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या एकलक, या जिसे हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, वह है आपका प्रोटीन। और जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन से के मोनोमर्स होते हैं, जो कि मनुष्यों के लिए आवश्यक भी होते हैं। अमीनो अम्ल के प्रकारों की बात करेंगे तो इसे ध्यान रखना है हमें कि यह केवल भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा है शरीर की कोशिकाओं में इसे संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार से इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। दोनों में 10-10 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। 10 आपके भोजन से प्राप्त होने वाले एमिनो एसिड्स और 10 शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होने वाले एमिनो एसिड्स। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप लोग को रट्टा मारना होगा। आप लोग आसानी से मार लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है और आप लोगों के लिए आसानी होगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, आवश्यक एमिनो अम्लों की बात करें जो कि आपका भोजन से प्राप्त होता है, उसमें हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, बेलिन, थ्रियोनिन और अर्जिनिन, ये 10 एमिनो एसिड्स जो हैं ये भोजन से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की कोशिकाओं से प्राप्त होने वाले, शरीर की कोशिकाओं में जो संश्लेषित होते हैं एमिनो एसिड, उनमें प्रमुख है ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, अर्जिनिन अम्ल, एस्पेरिजिन और सिस्टीन। ये 10 हैं आपके शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होने वाले। कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास में, रट्टा मारना होगा रट लीजिएगा, नहीं रटना होगा छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछेगा। अब आइए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के नाम कौन कौन से हैं? पहले तो फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और इनका स्रोत क्या है? तो फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो ये शहद और फलों में प्राप्त होता है, लेकिन इसे आप लोग रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मिलाने के लिए भी आप लोगों को दे सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कूट के आधार पर इसका आंसर करना होगा ABCD करके। तो फ्रुक्टोज कहाँ प्राप्त होगा? तो शहद और फलों में प्राप्त होता है। सुक्रोज कहाँ प्राप्त होगा? गन्ने के रस में। गन्ना का रस जब भी पीजिए तो सोचिए हम लोग सुक्रोज पी रहे हैं। दूध में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैक्टोज होता है। और माल्टोज कहाँ होगा? अंकुरित अनाज में। माल्टोज आपका अंकुरित अनाज में होता है। और प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। ध्यान रखिएगा, सेलुलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पादप होती है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोशिका की कोशिका भित्ति जो बनती है वह सेलुलोज की ही बनती है। तो प्रकृति में ऑलरेडी पादप इतने प्रकार के हैं, इतना अधिक है कि सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होगा। और कार्बोहाइड्रेट का विभाजन हम लोग 3 भागों में करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, सिंगल होगा आपका डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये ग्लाइकोजन के रूप में जब हमारे यकृत में वसा संचित होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। यहाँ ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज के बहुलक की बात करेंगे तो स्टार्च और वनस्पति, स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च वनस्पति से प्राप्त होता है, सेलुलोज भी वनस्पति से प्राप्त हो जाता है। हम काहे कम है? हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, दोनों सा है। तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, ये आधा सा है, ये पूरा सा है, इस तरह से भी ध्यान रखिएगा। दोनों वनस्पति से प्राप्त होते हैं।
आयोडीन घोल से क्रिया करके ये नीला काला रंग उत्पन्न करता है। कौन? स्टार्च। स्टार्च छोटा है और बड़ा चंचल है, इसीलिए ये आयोडीन घोल से क्रिया करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सेलुलोज बड़ा है, थोड़ा सा ये मृदुभाषी है, थोड़ा शांत है, तो ये आयोडीन घोल से किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है, छेड़छाड़ नहीं करता है। वहीं बात करेंगे स्टार्च की, तो स्टार्च पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्च पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। वहीं सेलुलोज जो होता है यह पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब बड़ा है तो रक्षक के रूप में काम करेगा ना, बड़ा है तो रक्षक के रूप में काम करेगा। तो सेलुलोज क्या करेगा? कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा पादपों के बाहर, और ये कोशिका को सुरक्षित रखने का काम करेगा। ये हाइपोथेटिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, स्टार्च और सेलुलोज को, जो कि ग्लूकोज के बहुलक हैं। अब बात करें प्रमुख पोषक पदार्थ और उनके कार्यों की, तो ध्यान रखिएगा पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्पादन करता है। वसा है ऊर्जा का उत्पादन करेगा। प्रोटीन का मूल कार्य है कि यह शरीर का निर्माण करता है। आप लोग जिम में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा दिया जाता है प्रोटीन वाला, बोला जाता है कि खाओ खाओ प्रोटीन और शरीर बनाओ। तो प्रोटीन से क्या बनेगा? शरीर बनेगा। वहीं विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स हमारे शरीर की जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उसका नियंत्रण और नियमन करती है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करने का काम विटामिन्स करते हैं। पांचवा है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मूल रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा शरीर में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। खनिज लवण की बात करेंगे तो यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करती है विटामिन्स की तरह। और जल जो है यह भी आपका उपापचय क्रियाओं में सहभागी भूमिका निभाती है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक श्रेणी का एक पोषक तत्व है जो शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से बना यह कार्बनिक पदार्थ है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मूल कार्य है ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन कार्बोहाइड्रेट का मूल कार्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से, वन लाइनर प्रश्न यहाँ पे है, तो किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को जब हम लोग गर्म करेंगे या किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन की कमी से होने पर घाव जल्दी नहीं भरते हैं, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी होने से घाव नहीं भरते हैं। धान की भूसी जो हमारे दिमागों में भरी पड़ी है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1, इसीलिए हम लोग पीछे से सबसे अव्वल दर्जे में आते हैं। विटामिन B1, धान की भूसी जो हमारे दिमागों में भरी हुई है उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। बासमती चावल के लंबा होने का कारण क्या है? तो इसमें एमाइलेज या एमोइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बासमती चावल के मध्यम एवं छोटा होने का कारण है एमाइलोपेक्टिन की उपस्थिति। एमाइलोपेक्टिन की उपस्थिति होने के कारण बासमती चावल मध्यम और छोटा होता है। वही है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। और विटामिन की कमी होने से स्वप्न याद नहीं रहते हैं। विटामिन B6, यदि आपको आपके स्वप्न याद नहीं है तो आप विटामिन B6 खा सकते हैं। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इस प्रश्न में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न याद नहीं रहते हैं। तो आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी है, इसलिए आपको अपने स्वप्न याद नहीं रहते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स यहाँ ध्यान रखिएगा कि आवश्यक बसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। मूल रूप से शरीर में संश्लेषण नहीं होता है जो भी फैटी एसिड्स होते हैं उनका, तो ये ऊर्जा के स्रोत हैं। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा है।
ट्राइग्लिसराइड वसा है। और आवश्यक वसीय अम्ल की हम लोग बात करें तो दो प्रकार के हैं। एक है आपका अल्फा निलोलेनिक एसिड जो कि तिलहन या जिसे अलसी और तीसी में इसकी उपस्थिति अधिकतम पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है अलसी या तिलहन में, अलसी और तीसी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि तिलहन है आपका। उदाहरण की बात करेंगे अल्फा लिनोलेनिक एसिड का, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में भी हम लोग इसके जानते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं तीसी खाते हैं, अभी क्या बोलते हैं, चिया सीड्स बोल करके शायद बेचा जाता है अभी। उपयोग की बात करेंगे और हम लोग बात करें तो आज भी के दिन भी मैं गांव से जब मेरे आता है ये तीसी, तो बरसात के समय में इसका मिर्च और नमक के साथ में चटनी बना के खाइए। लाल मिर्च को जला करके उसमें डाल करके एकदम मजा से चावल में खाइए, तब देखिए मजा। सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह सब आपको मिलेगा। तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का उदाहरण है ओमेगा 3 बसीय अम्ल। तो इस प्रकार का खाना भी खाना चाहिए। चलिए, उपयोग क्या है, तो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी। इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे, तो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वहीं दूसरा है आपका लिनोलेइक अम्ल और इसे ओमेगा 6 इसका प्रमुख उदाहरण है। अब वसा के प्रकारों की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, वसा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त, जो दूसरा होता है असंतृप्त, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट्स। सेचुरेटेड फैट्स की बात करेंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान रखिएगा, सेचुरेटेड है तो आपका स्थिर कब रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। कोई भी केमिकल कंपोनेंट है या तत्व है, वो उसमें जो बंध बना हुआ है सिंगल बॉन्ड है तो वो स्टेबल होता है, और दो या दो से अधिक बॉन्ड्स हैं तो वो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल बॉन्ड्स वाले CHO के मध्य यदि दोहरा बंध है तो यह असंतृप्त वसा या का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड वसा का उदाहरण होगा। संतृप्त वसा कम अभिक्रियाशील होते हैं और स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। ध्यान रखिएगा, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्रोत क्या है, जंतु वसा। संतृप्त वसा कहां से प्राप्त मिले होगा हम लोगों को, जंतु वसा से प्राप्त होता है, जैसे घी, मक्खन, चर्बी आदि। लेकिन इसका अपवाद याद रखिएगा, नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है ये पादप से प्राप्त होने वाला एक वसा है, परंतु यह आपका संतृप्त वसा है। इसी प्रकार से यहां भी आप अपवाद देखिएगा कि जो मछली का तेल है जो कि जंतु से प्राप्त होता है, यह असंतृप्त वसा का उदाहरण है। और असंतृप्त वसा जो होगा यह अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। इसलिए मछली खाइए, मजा में रहिए। और स्रोत क्या है इसका, तो पादप वसा इसका प्रमुख स्रोत है। ध्यान रखिएगा, असंतृप्त वसा या जो भी प्लांट फैट्स हैं, जो भी प्लांट फैट्स होंगे वो अनसेचुरेटेड वसा है जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, नारियल का तेल, ये हमेशा प्रश्न में घुसेड़ करके ऑप्शन दे देगा कि नारियल का तेल किस प्रकार के वसा का उदाहरण है, किस प्रकार के वसा का उदाहरण है नारियल का तेल। तो ध्यान रखिएगा, नारियल का तेल आपका संतृप्त वसा का उदाहरण है। और यही आपसे प्रश्न पूछेगा कि मछली का तेल जो कि एक संतृप्त वसा का उदाहरण होना चाहिए, किसका उदाहरण है, असंतृप्त वसा का उदाहरण है। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप वसा की बात करेंगे तो सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये सभी के सभी असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य ट्रांस फैट। ट्रांस फैट की बात करेंगे तो खराब LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, खराब LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है। और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में अगर वृद्धि हो गई तो जो हृदय वाहिनियां हैं, हृदय वाहिकाएं हैं, उसको ये क्षति पहुंचाती है। उदाहरण क्या है, और क्षति पहुंचाएगी तो हमें स्ट्रोक आने का खतरा या हार्ट अटैक का खतरा अत्यधिक ही बढ़ जाता है। अगर हम लोग ट्रांस फैट वसा का उदाहरण समझे तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पशु जनित वसा है, जो कि पशुओं या जंतुओं से उत्पन्न होने वाली वसा होगी, घी, मक्खन, चर्बी, केवल आपका मछली का तेल छोड़ दीजिएगा, घी, मक्खन, चर्बी, ये सभी के सभी पशु जनित वसा है और ये ट्रांस फैट के उदाहरण है। और हाइड्रोजनीकृत तेल भी आपका ट्रांस फैट का उदाहरण है। वसा की बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात बहुत कम
और कुछ फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर आदि वसा में उपस्थित होते हैं। अब बात करें प्रोटीन की, तो याद रखिएगा प्रोटीन का नामकरण मुल्डर के द्वारा किया गया था, जबकि प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी और निर्माण की सबसे बेसिक इकाई प्रोटीन है, जो कि एमिनो अम्ल के रूप में जानते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, याद रखिएगा 16% नाइट्रोजन और कुछ सल्फर उपस्थित होता है। सीएचओ तो रहेगा ही रहेगा, सीएचओ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 16% आपका नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा इसमें और थोड़ी बहुत मात्रा में सल्फर उपस्थित होगा। और शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। कार्य इसका क्या है? तो कार्य है मुख्य रूप से ऊर्जा का उत्पादन करना, शरीर की वृद्धि और उसका मरम्मत करना, कोशिका, जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीन को विकृत कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा एक्सरेज जो है, एक्स किरणें प्रोटीन को विकृत कर देती हैं। भारी धातुएं विकृत करेगी, लवण करेगी और उष्मा। एक्सरेज, भारी धातु व लवण और उष्मा जो है प्रोटीन को विकृत करती है। और प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वह है क्वाशियोरकर और मैरासम। क्वाशियोरकर और मैरासम दो रोग हैं जो बच्चों को होते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। और प्रोटीन की बात करेंगे तो एक है आपका सरल प्रोटीन, इसमें केवल एमिनो अम्ल से निर्मित होने वाले प्रोटीनों को सरल प्रोटीन कहा जाता है, या सरल प्रोटीन एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स और गुलेटिन, ये सभी के सभी सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। और प्रोटीन के प्रकारों की बात करेंगे तो एक आपका व्युत्पन्न या डिराइव्ड प्रोटीन और दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करेंगे तो यह प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से इसका निर्माण होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन, ध्यान रखिएगा कि जो भी नेचुरल प्रोटीन है उसके जलीय अपघटन से इसका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो प्रोटीओजेज और पेप्टोन और पेप्टाइड, ये सभी के सभी व्युत्पन्न प्रोटीन हैं जो कि प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं। वहीं संयुग्मी प्रोटीन की बात करेंगे तो अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह भी जुड़े हुए होते हैं, यानी अमीनो अम्ल तो प्रोटीन में होगा ही होगा, लेकिन उनके साथ में कुछ अन्य समूह भी इसके साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, तो उन प्रोटीनों को संयुग्मी या जुड़ने वाला युग्म मतलब जोड़ होता है, युग्म यानी प्रोटीन के साथ कुछ अन्य युग्म जुड़ गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। एमिनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी जुड़ जाते हैं, तो जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन जो है ये संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख खनिज और उनके कार्यों की, तो मानव को उनके शरीर की आवश्यकताओं के लिए सूक्ष्म मात्रा में कुछ खनिजों की भी आवश्यकता होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे शरीर के बेहतर कार्य क्षमता के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पेशीय संकुचन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंत्रिका आवेग का संचरण करना, तंत्रिका आवेग का संचरण कौन करता है? तो पोटेशियम करता है। और शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाए रखना, यह पोटेशियम का कार्य है। ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाए रखने में कौन महत्वपूर्ण है? तो पोटेशियम। पोटेशियम के अतिरिक्त भी अन्य तत्व हैं जो कि इस कार्य को, इन तीनों कार्यों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक एक करके सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोटेशियम की बात करेंगे तो केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली, तो ध्यान रखिएगा ब्रोकली जो है हरा वाला गोभी होता है, एकदम ठेठ भाषा में ध्यान रखिएगा। और खजूर जो सऊदी अरब और इराक से आता है, काला वाला, वो खजूर हो गया। तो इन सभी में पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है। गर्मियों में सर्दियों में इनका सेवन लगातार किया जाता है। ब्रोकली का सीजन आ गया है, ठंड में ब्रोकली आप लोगों को मिलना अब प्रारंभ हो जाएगी। सोडियम की बात करेंगे तो यह आपका साधारण नमक में प्राप्त हो जाएगा, मछली और अंडा में प्राप्त हो जाएगा। अंडों में सोडियम प्राप्त होता है। कार्य क्या है? पेशीय संकुचन जैसा फास्फोरस का काम था। और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने का काम कौन करेगा? तो सोडियम करेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सोडियम की होती है। इसके अतिरिक्त तंत्रिका आवेग के संचरण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचरण
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सोडियम। इसके पश्चात अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ध्यान रखिएगा तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम जो है आपका दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि में पाया जाता है। रागी क्या है आपका, ये याद रट्टा मार लीजिएगा, रागी में कैल्शियम होता है। रागी आपका मोटा अनाज है और मोदी जी आजकल इसके पीछे काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा रागी वगैरह के विषय में, तो ये सब ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा रागी वगैरह। इसके पश्चात इसका कार्य यदि हम लोग देखें तो कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना, रुधिर स्पंदन में सहायता करना, रुधिर को जमने में सहायता करता है, और पेशीय संकुचन, जैसा कि हम लोग कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम में देख चुके हैं। आगे बात करें लोहा ज्यादा महत्वपूर्ण कहाँ प्राप्त होगा, तो कलेजी, उसके बाद गुर्दा है, कलेजी में, गुर्दा में, सेब में, पालक में, हरी सब्जी, रागी, अंडा और पीला भाग में। पहले हम लोग देख चुके हैं कि पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन था, सेब, सबसे अच्छा स्रोत था सेब। तो ध्यान रखिएगा सेब खाइए, पोटेशियम पाइए। वहां हम लोग ऊपर देख चुके थे एक जगह कि पोटेशियम का सबसे बेहतर स्रोत वहां पर दिया हुआ था सेब। तो यहाँ ध्यान रखिएगा केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली के साथ साथ सेब का भी नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक और हरी सब्जी, रागी, अंडे का पीला भाग आदि वगैरह सब क्या है, लोहा के प्रमुख स्रोत हैं। और इसका मूल कार्य क्या है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतकों में ऑक्सीकरण का कार्य करना किसका काम है, लोहा। और आगे हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ये क्या है, कैसे है और क्या करता है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें कि महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, और ये प्रश्न क्या है आज के सेशन के लिए, नहीं अभी और है, एक पेज और है, एक पेज और है, इसके बाद आज सेशन आज का यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, प्रोटीन। फलियों में क्या होती है, प्रोटीन होती है। मटर खाइए, उसमें प्रोटीन आपको मिलेगा। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर, गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है, सोयाबीन में होती है। ध्यान रखिएगा सोयाबीन हम लोग जानते हैं, सोयाबीन हमेशा खाते हैं। चावल की बात करेंगे, और ऐसे अगर फुला करके खाते हैं, एक बार मैंने खाने का प्रयास किया था तो ऐसा खाने मुंह कर दिया कि उसके बाद फिर सोयाबीन, मैंने कहा कि अब मुझे प्रोटीन ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत मेरा शरीर का निर्माण हो चुका। नेक्स्ट है आपका चावल, मूंगफली और सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी में से प्रोटीन और वसा, यहाँ ध्यान रखिए प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है, तो मूंगफली में दोनों की प्रचुरता है, ये ध्यान रखिएगा। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरेटिन, याद रखिएगा बाल और नाखून दोनों में होता है, बाल और नाखून दोनों में विद्यमान प्रोटीन किरेटिन है। वहीं गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन, याद रखिएगा गेहूं में ग्लूटीन होता है। और एक गिलास पानी से कैलोरी मिलती है कितनी, शून्य, पूर्व में देख चुके हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज में से भोजन का मुख्य अंग क्या है, तो भोजन का मुख्य अंग कार्बोहाइड्रेट है। और लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत करना है तो कार्बोहाइड्रेट खाइए और कसरत लगातार करते रहिए। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। फास्फोरस की यहाँ पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कार्य क्या है फास्फोरस का, फास्फोरस की बात नहीं किए थे, पोटेशियम का बात किए थे, यहाँ पे पोटेशियम का बात किए थे। फास्फोरस की बात करेंगे तो इसका मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, अरे ठहर जाओ भाई मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए, हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना फास्फोरस का मूल कार्य है, और शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना भी इसका मूल कार्य है, किसका, फास्फोरस का। वहीं आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का प्रमुख स्रोत है आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री खरपतवार खा सकते हैं। और मछली भी आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। इनका कार्य क्या है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु ये अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, अभी यहाँ पर विषयांतर हम लोग नहीं करने वाले हैं, एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग यहाँ पर बंधे रहेंगे कि क्या दिया गया है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसका प्रमुख स्रोत है कद्दू के बीज खाया कीजिए, रामदेव बाबा की तरह बन जाइएगा मैग्नीशियम की तरह। पालक हो गया। कार्य की बात करेंगे तो तंत्रिका और पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु ये आवश्यक होता है।
और कैंसर से बचाव में भी मैग्नीशियम सहायक होता है। तांबा की बात करेंगे तो इसका स्रोत है आपका मछलियां, यकृत और अनाज। तांबा का प्रमुख स्रोत है मछलियां, यकृत और अनाज। कार्य क्या है इसका, तो हीमोग्लोबिन संश्लेषण में यह सहायक होता है, अस्थियों या हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है और शरीर में इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में यह कार्य करता है। कैंसर से बचाव के लिए मैग्नीशियम को आप लोग ध्यान रखिएगा और तंत्रीय और पेशीय तंत्र की क्रिया के लिए मैग्नीशियम को भी ध्यान में रखना है। जस्ता की बात करेंगे तो जस्ते का महत्वपूर्ण स्रोत है मछली और यकृत और इसका प्रमुख कार्य है इंसुलिन कार्यकी के लिए ये जस्ता आवश्यक होता है। कोबाल्ट की बात करेंगे तो इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली और जल। कोबाल्ट खाइएगा तो मांस और मछली खाइएगा तो कोबाल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी मछली भी खाते हैं तो अधिकांश पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। कोबाल्ट की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण कार्य इसका है आरबीसी संश्लेषण और विटामिन B12 का संश्लेषण इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगर हम लोग बात करें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका परीक्षा दृष्टि और महत्वपूर्ण तथ्य, तो दूध को दही बनाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व का अनुपात है 1:2:1। 1:2:1 परेड भी होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन में 2 डंडी और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन में 2 डंडी और ऑक्सीजन 1:2:1। प्रोटीन की संयोजन इकाई है एमिनो एसिड। सींग, बाल, नाखून, खुर में क्या होता है, अल्फा केराटिन की उपस्थिति होती है, यह एक प्रोटीन है। मस्तिष्क में एड्रिनेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है, टायरोसिन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क में एड्रिनेलिन और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स तत्व हैं जिसका निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। एड्रिनेलिन को एक उड़ो और लड़ो और उड़ो एंजाइम के रूप में भी हम लोग जानते हैं, लड़िए और उड़ जाइए यहाँ से चुपचाप, तो ये कहा जाता है, कहाँ चला गया, नीचे आ गया, अच्छा चलिए, इसे कहा जाता है एड्रिनेलिन को। और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, पोषण के साथ औषधीय गुण वाले जो खाद्य पदार्थ होंगे उसे न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है किससे, तो धमनियों का कठोर होने से। कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, धमनियां कठोर हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु में उपस्थिति बसीय अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जंतुओं में उपस्थित बसीय अल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं और जब ये हमारे धमनियों में असामान्य स्तर हो जाता है इसका, तो हमारी धमनियां कठोर हो जाएंगी और ब्लड का प्रवाह जो होगा उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ विटामिन की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विटामिन ए का प्रचुरतम प्राकृतिक स्रोत है आम। आम खाइए, इसीलिए आम को फलों का राजा भी एक कहा जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है सूखा फल, यानी बादाम और काजू खाइए, विटामिन ई आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, चेहरा चमकने लगेगा। विटामिन ई की कैप्सूल चेहरे पर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व जो थे ये हम लोग पहले विभाजित कर चुके थे, वहां पर जाकर के इसे फिर से पढ़ लीजिएगा और फिर से देखिएगा। इसे आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है या कूट वाले प्रश्न में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग कौन होगा, तो बेरी रोग होता है। वहीं भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 3 से 4% होती है और गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। और लोग कहते हैं कि भैंस के दूध गाढ़ी होती है, गाय के दूध पतली होती है। भैंस के दूध में वसा अधिक होता है और गाय के दूध में वसा कम होती है, जबकि यहाँ ठीक इसका उल्टा दिया गया है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 3 से 4%
और गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।